हमारे बीच में कमलेश कुमार तिवारी जी उपस्थित हैं। हमारे बीच में कमलेश कुमार तिवारी जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज के इस सत्र के हमारे फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा बिष्ट जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में आभा जैन जी उपस्थित हैं, वो हमारी स्टूडेंट भी हैं और उनका क्लास भी अपना चलता है, उनका भी स्वागत है। तो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इसमें चैप्टर 11 जो हमारा बीएचबी का है। तो ओवर टू तिवारी जी। तिवारी जी, जरूरत तो नहीं है ना शेयर करने की? हो जाएगा सर। This call is now taking notes. अरविंद सर को प्रणाम और अपने सारे साथियों को प्रणाम। जैसा सर ने बोला था, हम लोग चैप्टर 11 लोकोमोटर सिस्टम पे कुछ डिस्कस करने का प्रयास करते हैं, तो मैं कुछ शेयर करता हूँ। स्क्रीन विजुअल है ना सर? है, विजुअल है। बीएचबी का लेसन 11 है ये, जिसपे हम लोग चर्चा करेंगे। नाम है इसका लोकोमोटर सिस्टम इंक्लूडिंग मसल्स एंड नर्वस सिस्टम। तो लोकोमोटर सिस्टम पे अभी हम लोग जो चर्चा करेंगे, तो ये सिस्टम क्या सिस्टम है कि बहुत सारे अंग मिलकर एक कार्य करें। कार्य एक होगा लेकिन बहुत सारे पार्ट, जो बॉडी के पार्ट से वो मिलकर, उस सारे लोग मिलकर एक सिंगल कार्य करते हैं, तो वो सिस्टम है, तंत्र है। जिसमें अब इसमें क्या है, इस सिस्टम में, इस तंत्र के संगठन में शरीर की कुछ अस्थियां, जैसे कपाल और चेहरे की, मतलब स्कल और फेस की कुछ छोड़ के वो बाकी बोन्स और जो स्केलेटल मसल्स है, ये पार्टी भाग लेती है। मतलब इस सिस्टम में मुख्य रूप से हम लोग बोन्स को पढ़ने जा रहे हैं और स्केलेटल मसल्स को पढ़ने जा रहे हैं, जो इस लोकोमोटर सिस्टम में है। तो इसके बारे में हम बोलते हैं, पहले एक है बोन है और स्केलेटल मसल है। तो हम लोग बोन के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। बोन क्या है, हम लोग पीछे पढ़े हैं, टिश्यू सेल्स और टिश्यू सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। तो बोन्स क्या है, ये एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। इसके मैट्रिक्स में क्या मिलता है, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट मुख्य रूप से पाया जाता है। और ये जो फास्फेट है, ये कार्बोनेट इस बोन को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग माने सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। और इसी कारण, इस स्ट्रॉन्गनेस के कारण ये एक ढांचा बना पाता है, स्ट्रक्चर, जो सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है बाकी अंगों को। तो जो ह्यूमन बॉडी है, इसमें जो अकार्बनिक तत्व, इनऑर्गेनिक एलिमेंट है, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी, कैल्शियम की है, लगभग 1 kg है। इसमें से जो 99% है, वो किस में है कैल्शियम का यूज, बोन्स में है, टीथ में और नेल्स में है। माने कैल्शियम का जो मैक्सिमम उपयोगिता है बॉडी में, वो 99% बोन्स, टीथ और नेल्स में है। और यही हम लोग बोले थे कि जो ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, वो एक एक्सिस प्रोवाइड करता है, निश्चित शेप प्रोवाइड करता है, और उसके अंदर बॉडी पार्ट्स रहते हैं जिनको सेफ्टी मिलती है। दूसरा, बोन के जो ये बोन होंगे, इनके कुछ विशेष भाग होंगे जिसमें ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। इनका जो फॉर्मेशन होता है वो बोन में होता है। जब ह्यूमन बाहर रहता है, मैंने भ्रूण की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जब अर्थ पे होते हैं, तो इन बोन्स में जो है ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। और कई बार जो 2 बोन्स होते हैं, एक दूसरे पर मूवमेंट के लिए पिवोट का कार्य करते हैं। माने वो एक दूसरे के एंड में एक साथ रहते हैं और मूवमेंट करते हैं रिस्पेक्ट को। एक बोन के रिस्पेक्ट में दूसरी बोन मूव करती है, तो वहां बोलते हैं कि ये पिवोट का कार्य कर रही है। और इन बोन्स पर
जो मसल्स है, स्केलेटन मसल्स, वो टेंडन के थ्रू जुड़ी होती हैं। तो ये जुड़ी होने के कारण ये मसल्स और बोन, ये सारी चीजें बॉडी जो लिम्स हैं इनको क्या करती हैं, मूवमेंट प्रोवाइड करती है, गति प्रोवाइड करती है, ये चल पाती हैं। तो बोन क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं। इनके कारण ये सुदृढ़ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ये इस स्ट्रॉन्गनेस के कारण एक स्ट्रक्चर बनता है जो सेफ्टी प्रोवाइड करता है और एक निश्चित एक्सिस और निश्चित आकार होता है इस हार्डनेस के कारण बोन के। और इसमें क्या है, दूसरा इसमें ब्लड के सेल्स का फॉर्मेशन होता है और ये बॉडी को मूवमेंट, अलग अलग पार्ट्स को मूवमेंट दे पाए। जो एक ह्यूमन है, प्रौढ़ ह्यूमन माने एडल्ट, जो एडल्ट हो गया, जो बड़ा हो गया, जिसको हम लोग बोलेंगे 25-30 साल का हो गया, उसमें जो नंबर ऑफ बोन्स है वो 206 है। बच्चे में ये बोन 2 से 70 से 300 तक हो सकती है, लेकिन कुछ दिन बाद ये अप्रॉक्स 208 हो जाती है और बाद में वो भी कन्वर्ट हो जाती है 206 में। तो एडल्ट ह्यूमन में जो नंबर ऑफ बोन्स है वो 206 है। अब बोन का शेप अगर आप देखना चाहें, अगर बड़े बोन की बात करेंगे हम लोग, मान लीजिए कि बोन का एक शेप हम देखते हैं ऐसा, फीमर, जब माने ये हम बोन दिखा रहे हैं जो एक बड़ा बोन है, तो इसमें कैसे इसका शेप है ये देखिए। ये इस तरह का अगर ये शेप होता है, अगर बड़े बोन की बात करें, एक्चुअली इसमें क्या क्या होता है ये अगर देख ले पहले, तब हम लोग, हमको लगता है थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा। बोन का जो कंपोजिशन है ना, उसमें 25% जल है और 75% सॉलिड एलिमेंट है। और इसमें जो कार्बनिक तत्व है वो 30% है, और जो इनऑर्गेनिक अकार्बनिक बोलते हैं कैल्शियम फास्फेट का और कार्बोनेट 36% है, और ये 60 है। इनमें क्या होता है, इन बोन में क्या है कि जो इनकी संरचना होती है कुछ इस तरह की होती है। एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में, अगर जो लंबे बोन है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, और इसके सेंटर में जो कैविटी है उसको मेडुलरी कैविटी बोलते हैं। इसके अंदर स्पॉन्जी उत्तक जो है ना टिश्यू रहता है, और एक जोन होता है जो ब्लड सेल्स बनाने का काम करता है, और इस गुहा के चारों तरफ जो है ना वेस्कुलर टिश्यू की मेम्ब्रेन से घिरी होती है इंडोस्टियम, जो अंदर की तरफ वो इंडोस्टियम है, जो बाहर की तरफ है पेरिस्टियम है। और इसमें ये जो सबसे बाहरी सतह है पेरियास्टियम, वो बहुत हार्ड होता है और ये सेफ्टी का काम करता है। तो अगर इसको आप इस तरह देखेंगे पिक्चर में, जैसे मान लीजिए एक बोन की हम लोग पिक्चर देखने की कोशिश करते हैं, अगर ये एक एंड है तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर एक कैविटी बनी हुई है। ये एक बड़ी बोन की बात हो रही है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वो उसको इपीफाइसिस बोलते हैं, और बीच वाले हिस्से को डायाफाइसिस बोलते हैं। नीचे वाले को इपी, जो चौड़ा है एंड में वो इपीफाइसिस, और अंदर वाले को डायाफाइसिस बोलते हैं। आप देखेंगे कि ये कैविटी बनी हुई है, इसको मेडुलर कैविटी बोलते हैं। और सेंटर में जो है, जो बोन मैरो है, जो ये येलो कलर का, इसको येलो बोन मैरो बोलते हैं। ये प्रोटीन का बना होता है। और जो सबसे बाहरी वाला हिस्सा है पेरियास्टियम, ये हार्ड होता है, कॉम्पैक्ट बोन है, और ये जो है बाहर के झटके को बर्दाश्त का, मतलब ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है इस बोन को, और ये सबसे हार्ड एलिमेंट है। और एंड में आप देखेंगे बोन के, तो यहाँ पे रेड बोन मैरो होते हैं, जैसे मच्छरदानी को पूरा आप ट्विस्ट करके ठूस ठूस के भर दें तो ऐसा ही शेप दिखता है। तो ये ऊपर वाला हिस्सा है एंड में, जो लंबी बोन होती है इसके एंड में मेडुलर कैविटी के ऊपर, ये जो जोन होता है ये रेड बोन मैरो होता है, और इसी रेड बोन मैरो में ही ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये बीच में नहीं होता है, ये एंड में जो रेड बोन मैरो है इपीफाइसिस में, या थोड़ा और भी नीचे, क्योंकि इसके ज्वाइंट को भी कुछ बोलते हैं हम लोग, अब उतना नहीं जा रहे। तो ये जो रेड बोन मैरो है ये जिम्मेदार है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन के लिए। जो बड़ी बोन है उनके एंड में ये होता है, उसी तरह ये, और बाहर जो है पेरियास्टियम है। और इसके ऊपर आप देखेंगे ना, पेरियास्टियम के ऊपर ये देखिए, जो पेरियास्टियम है ना, इसके ऊपर जो है ना न्यूट्रिएंट्स आर्टरी है पेरियास्टियम के ऊपर, और यही ब्लड का सर्कुलेशन कराती है।
जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है ये पेरियास्टियम के ऊपर जो ब्लड सेल्स है, न्यूट्रिएंट सेल्स, ये कम्युनिकेट करती हैं ब्लड का, माने ब्लड का मूवमेंट यहां से कराती है। और जो बड़ी बोन है उसके एंड में आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। एक तो बोन हार्ड है, इंडोमाइसियम है और पेरीमाइसियम, सॉरी बाहर वाली, और जो एंड में है ना ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है। ये क्या करता है, ये सॉफ्ट बोन है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है और यही पर पिवोट का कार्य करता है। दूसरी बोन जो जुड़ी होती है इस सॉफ्ट पोर्शन पे पिवोट की तरह मूव करती है और ये सॉफ्ट होता है। ये फास्फेट का मैक्सिमम हिस्सा है और यहाँ पे कार्बोनेट का मैक्सिमम हिस्सा है। तो कार्बोनेट ज्यादा हार्ड होता है रादर देन फास्फेट। फास्फेट में फायर होने के एलिमेंट के चांस, क्योंकि हम लोग देखेंगे ना जहाँ फास्फोरस होता है वहां पे फायर पकड़ लेता है। तो ये एंड है और ये सॉफ्ट होता है कार्टिलेज। तो ये सॉफ्ट बोन है और ये जो अंदर वाले हिस्से हैं पेरियास्टियम, ये हार्ड बोन है और अंदर वाले पोर्शन को इंडोआस्टियम बोलते हैं, इनसाइड वाले को, जहां पे मेडुलरी कैविटी है। तो ये बोन का एक फॉर्मेशन है। आप देखेंगे इस तरह भी देख सकते हैं कि देखिए दोनों ओर ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है, बाहर हार्ड बोन है, इस पे ब्लड वेसल्स मूव करते हैं पेरियास्टियम के बाहर, और यहाँ पर जो कार्टिलेज है ये रेड ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड सेल या प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये बड़ी बोन के दोनों एंड पे होता है फॉर्मेशन, रेड बोन मैरो से, येलो बोन मैरो से नहीं होता है। तो ये थोड़ा सेप हमने दिखाने की कोशिश किया कि बड़ी जो बोन होगी उनका, और ये हम लोगों ने नाम बताया था एपीफाइसिस और बीच वाले को डायफाइसिस नाम दिया जाता है। बाहर वाले को पेरियास्टियम, अंदर वाले को इंडोआस्टियम, और इस कैविटी को मेडुलर कैविटी बोलते हैं। तो ये एक बोन का, लंबी बोन का एक सेक्शन जिसको हम लोग जानने की कोशिश करें। तो ये यही एक्सप्लेन कर रहा है कि बाहर जो कॉम्पैक्ट है, अंदर वाला सॉफ्ट है, मेडुलर कैविटी है, जहां पर कि ये इस तरह का हार्डनेस किसके कारण आता है और ब्लड सेल्स कहाँ पे बनते हैं। यहाँ ये बोल रहा है कि सुरक्षा है तो इसके नीचे इलास्टिक फाइबर्स की कई बिछी परतें होती है। इस परत एवं कॉम्पैक्ट जो बोन है इसके बीच में ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं की महत्वपूर्ण परत है जो अन्य अंदर की परतों का निर्माण। ऑस्टियोब्लास्ट ये ठीक इसके नीचे जो हार्ड है, कॉम्पैक्ट बोन है, उसके नीचे। अब बोन कैसी दिखती है, अगर जो ताजी बोन है वो देखेंगे तो बाहर से की जो सतह जो होती है, एक्सटर्नल जो फेस होगा वो गुलाबी या सफेद दिखाई देती है, और तोड़ेंगे तो इसके इनसाइड वाले हिस्सा गहरे लाल रंग का होता है। तो बाकी के कंपैरिजन में ये बहुत कठोर है क्योंकि इसमें कुछ इलास्टिसिटी भी होती है। वयस्कों की अपेक्षा बच्चों की अस्थियां अधिक लचीली होती हैं और अस्थियों का लचीलापन उनकी बाहर सहने की क्षमता का द्योतक है। अब अलग अलग बोन कैसे होती है, कहाँ होती है, थोड़ा जो बॉडी में 206 जो बोन बोले थे हम लोग, ये तो हम लोगों ने बोला था कि बोन का शेप कैसा होगा या क्या क्या इसमें होगा। तो अब हम लोग इस बोन को ये जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे कितनी बोन है। अब एक चीज और, ये जो ज्वाइंट में हम लोगों ने बोला था ना कि जो ज्वाइंट है यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज है जो सॉफ्ट होता है और यहीं पर पिवोट की तरह, जैसे ये नी ज्वाइंट का अगर होगा तो यहाँ पर जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है इसमें कैल्शियम फास्फेट है और बाहर जो हार्ड बोन है वो कैल्शियम कार्बोनेट, हार्डनेस कार्बोनेट देता है। तो इसी कारण यहाँ पे ये सॉफ्ट बोन होता है, ये सॉफ्ट होता है और मूवमेंट के लिए, पिवोट पे जो मूवमेंट है उसके लिए ये थोड़ा सॉफ्टनेस होने से इजी हो जाता है, फ्रिक्शन या वियर एंड टियर नहीं होता है। यहाँ और भी फ्लूइड होंगे, तो अगर ये हार्ड रहेगा तो वियर एंड टियर होगा, सॉफ्ट होगा तो वियर एंड टियर नहीं होगा या मिनिमम होगा। यही ये ज्वाइंट है जहां पे ये साइनोवियल फ्लूइड भी यहाँ पे रहता है, इसी ज्वाइंट को दिखाने की कोशिश की गई। अब हम लोग ये जानते हैं कि बोन कैसा है। जो ह्यूमन स्केलेटन है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यही शेप प्रोवाइड करता है और सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है बॉडी के कुछ अंग को, क्योंकि ये हार्ड है। तो ये अगर हम लोग शेप देखते हैं तो देखिए ये जो एक तो थोड़ा रेडिश या और वो आप जो कलर बोलिए, और एक ये लाइट ब्लू कलर से दिखाया गया है। तो जो ये रेडिश कलर से दिखाया गया है अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसको दो
पार्ट में बांटा गया, एक जो बॉडी के सेंटर में होगा और दूसरा जो बॉडी के बाहरी हिस्से में होगा, जो बॉडी के चलने फिरने काम करने इसमें हेल्प होगा। जैसे लिम्ब हम लोग बोलते हैं हाथ और पैर को, अपर पोर्शन को, हैंड को अपर लिम्ब और पैर को लोअर लिम्ब बोलते हैं। तो इनको ये क्या करते हैं, चलने में फिरने में मूवमेंट में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करने में, एक्सटर्नल सपोर्ट करने में। ये अपेंडिकुलर जो स्केलेटन है उसमें सपोर्ट करता है। और जो एक्सियल स्केलेटन है बॉडी के सेंटर में, ये बॉडी के सेंटर के जो अंग हैं थोरेसिक केज में और जगह जगह, उनको ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है। हार्ट को, लंग्स को, स्टमक को, इन बाकी पार्ट्स को जो इस जोन में है उनको वो सेफ्टी प्रोवाइड करता है अपनी हार्डनेस के कारण। थोड़ा मोड़ा चोट लगेगा तो वो डैमेज नहीं होने देगा, वो बियर करेगा। तो ये जो स्केलेटन है ये बोन से बना हुआ है, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। हम लोगों ने 206 की बात की थी कि टोटल 206 बोन है। तो अगर हम लोग एक की बात करें पेंडिकुलर स्केलेटन डायग्राम की, तो इसको हम लोग देखेंगे तो इसमें 126 बोन होते हैं। किसमें? अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 होते हैं। और ये बाहर आउटसाइड है, एक्सियल में नहीं, एक्सियल के अलावा। तो इसमें क्या क्या आते हैं? हैंड, बोथ लेग, पेल्विक, क्लेविकल और स्केपुला, ये जो है अपेंडिकुलर में है। और इसमें कितनी बोन होते हैं 206 को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? तो देखिए जो नंबर ऑफ बोन है ना स्केलेटन में 206, अपेंडिकुलर 126 जो मूवमेंट के काम में आता है, ये कैसे होता है? अगर हम हाथ देखेंगे तो एक हाथ में नंबर ऑफ बोन्स 30 है, तो 13 × 2 60, लेग में 13 × 2 60, 120 हो जाएंगे। पेल्विक रीजन में 2 बोन होंगे, क्लेविकल में 2 होंगे और स्केपुला में 2 बोन होंगे। ये हम लोग देखते हैं कि अपेंडिकुलर बोन्स कैसे दिखते हैं। अब देखेंगे ये हैंड की एक पिक्चर है। तो हैंड में देखेंगे तो जो कंधे के नीचे वाला पोर्शन है हाथ का, ये इसमें जो बोन है इसको ह्यूमरस बोलते हैं, ह्यूमरस। इसके बाद ये 2 हिस्से में आ जाएगी एल्बो के नीचे, रेडियस एंड अल्ना, रेडियस एंड अल्ना ये बोन आ जाएंगी। और इसके बाद ये जो पोर्शन है जो पर्पल कलर का, ये कार्पल है, कलाई। इसके अलावा जो ये थोड़ा येलो कलर में दिख रहा है, ये कार्पल के आगे वाले पोर्शन को मेटाकार्पल बोलते हैं। और इसके आगे वाली फिंगर है और फिंगर है और इनके बीच जॉइंट्स को फ्लैंजेस बोलते हैं। तो जो फिर से इसको देखते हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। जो अंगूठे की तरफ होगा वो रेडियस होगा और जो स्मॉल फिंगर की तरफ होगा वो अल्ना होगा। ये दोनों डिफरेंशिएट करें किधर से रेडियस है किधर से अल्ना। तो जो अंगूठे की तरफ वाला बोन होगी वो रेडियस होगी और अपोजिट अंगूठा माने स्मॉल फिंगर की तरफ अल्ना होगी। तो 3 बोन ये है, 3। अब आप देखेंगे कि ये जो कार्पल है, कार्पल में 8 बोन होंगे, नंबर ऑफ बोन्स 8। मेटाकार्पल जो कार्पल के आगे वाला पोर्शन है इसमें 5 होंगी और फ्लैंजेस में 14 होगी, क्योंकि 4 उंगली में 3 × 4 12 और अंगूठे में 2 होगी, तो दैट इज 2। तो 12 + 2 14। तो 14 बोन होंगी किसमें? फिंगर में, जिसको हम लोग फ्लैंजेस बोलते रहे हैं। 5 होंगी ये मेटाकार्पल में, 8 होंगी कार्पल में और 3 होगी ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। 3 को हम लोग ऐड अगर करेंगे 1 2 3 8 11 और 11, यहाँ पे 5 होंगी 16 और 14 बोन होंगी फिंगर या फ्लैंजेस में। तो अगर हम लोग एक हाथ की बात करेंगे, सिंगल अपर लिम्ब माने एक हैंड की, तो इसमें जो नंबर ऑफ बोन होंगी वो होंगी 30। सिमेट्रिकली हम लोग दूसरे हैंड की बात करेंगे तो उसमें 30 बोन होंगी, तो दैट इज 30 + 30 60। ये जो फ्लैंजेस हैं जो उंगली के मेटाकार्पल के नजदीक है उनको प्रॉक्सिमल फ्लैंजेस बोलेंगे, जो बीच में उनको मिडिल फ्लैंजेस बोलेंगे और जो नेल की तरफ होंगी उनको डिस्टल फ्लैंजेस बोलेंगे। ये नेम वाइज है कि प्रॉक्सिमल किसको बोलेंगे, मिडिल किसको बोलेंगे और डिस्टल किसको बोलेंगे। बाहर वाले को डिस्टल, बीच वाले को मिडिल और जो मेटाकार्पल के साथ जुड़ी हुई है वो प्रॉक्सिमल फ्लैंजेस है। तो ये 38 फ्लैंजेस + 30 60 हो गई। तो ये हाथ के फ्लैंजेस हो गए। अगर हम लोग पैर की बात करें, हम लोग पैर में
30 और 30 मतलब 60 बोन हो गई हाथ में, और पैर में भी 60 बोन्स होंगी। तो कैसे होंगी? अगर इस तरह हम लोग देखेंगे, जो ये जांग की हड्डी है जो पैर के पहले हिस्से में ऊपर से, इसको बोलते हैं फीमर, उसको हिंदी में उरू भी बोलते हैं। ये थोड़ा हालो भी होती है और यही सबसे लंबी बोन होती है। इसके आगे जो नी ज्वाइंट है, यहाँ पे एक सर्कुलर जो पोर्शन दिख रहा है जिसको हम पटेला बोलते हैं, ये फ्रंट मूवमेंट को रोकता है, तो ये है पटेला। और पटेला के बाद ये दो हिस्से में बढ़ जाती है, टिबिया एंड फिबुला। तो टिबिया ठीक सामने होती है, मोटी हड्डी होती है और चमकीली हड्डी होती है, टिबिया चमकीली होती है, और उसके बगल में जो सपोर्टिव है वो है फिबुला। तो यहाँ भी वही सिस्टम है, फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1, फिबुला 1। वहां पे हम लोगों ने देखा था कि कार्पल था, यहाँ टार्सल है। इसको आप ध्यान से देखेंगे, इस पोर्शन को टार्सल कहा जाएगा और उसके आगे वाले पोर्शन को मेटाटार्सल। वहां पे कार्पल एंड मेटाकार्पल, या टार्सल एंड मेटाटार्सल, और उसके आगे फ्लैंजेज होंगी फिंगर वाली। ये भी सिमेट्रिकल है। इसमें एक डिफरेंस है, ये जो पटेला है नी ज्वाइंट पर फ्रंट में, यहाँ पर एक से सर्कुलर बोन है, और तो इसके कारण क्या है कि यहाँ जो टार्सल है इसमें नंबर ऑफ बोन 7 हो जाएगी। हम लोगों ने हाथ में देखा था कि जो कार्पल है वो 8 है और वहां नी ज्वाइंट पे कोई पटेला की तरह के नहीं है। तो इसमें भी चूंकि यहाँ 1 और 7 8, तो ऐड करेंगे तो ये टोटल 30 होगी, क्योंकि टार्सल में 7 और 1 पटेला 8 और बाकी सिमेट्रिकल है। तो 30 हैंड में, तो दोनों हैंड में 60, और लेग में 30 + 30 60। तो 60 + 60 120, अपर लिम्ब 60, लोअर लिम्ब 60, दैट इज 120। अब हम लोग बोले थे कि 6 बोन और होगी अपेंडिकुलर स्केलेटन में, तो वो कहां से है? अब इस बॉडी को देखेंगे तो यहां पर देखिए, ये जो पेल्विक रीजन है, यहां पर 2 बोन होगी जहां से जाके ये फीमर लगती है। तो ये 2 बोन होती है, इनको बोलते हैं पेल्विक। तो ये 2 बोन होंगी, क्योंकि ये दोनों तरफ तो है लेकिन ये एक्सटर्नल है, सब मूवमेंट में काम आती है। तो ये है पेल्विक, ये है स्केपुला, जो पीछे हम लोग देखते हैं बड़ी सी एक हड्डी होती है, तो ये है स्केपुला। और ये जो ऊपर एक सर्कुलर ऊपर रखी हुई है नेक के नीचे, इस पर, ये है क्लेविकल। तो क्लेविकल 2, स्केपुला 2 और पेल्विक 2, तो 2 + 2 + 2 दैट इज 6। तो ये 6 बोन हो गई। तो लिम्ब में 60, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब 60, 120 और 6 ये, तो ये 126 बोन हो गई। किसमें? अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है ये 126 बोन हो गई। एक वर्ड है शोल्डर ग्रिडल। स्केपुला एंड क्लेविकल बोन को अगर एक साथ जोड़ के देखा जाए तो इसको बोलते हैं शोल्डर ग्रिडल। ये शोल्डर ग्रिडल बहुत कमजोर होती है, थोड़े ही लोड में ये डिस्प्लेस हो जाती है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है शोल्डर क्लेविकल में, थोड़ा ज्वाइंट इसका वीक होता है एज डिजाइन। तो शोल्डर ग्रिडल ये दोनों मिला के, तो इस तरह अपेंडिकुलर में 126 बोन हुई। अब हम लोग बात कर रहे हैं एक्सियल स्केलेटन, जो सेंटर में है, जो सेफ्टी गार्ड करता है बॉडी के पार्ट्स का। इसमें क्या है? अब देखेंगे तो इसमें रिब केज आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, हेड के बोन्स आते हैं, नेक में एक हाइड बोन आती है। तो ये सारे बोन जो होते हैं एक्सियल में, जो सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, ये 80 होते हैं। तो इनको हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे है। अब देखेंगे सबसे पहले जो हम लोग मेरुदंड की बात करते हैं हिंदी में, वर्टिब्रल कॉलम। और इसमें क्या है कि देखिए, ये जो है हम लोग यहाँ पर 26 की बात करते हैं। सर्वाइकल में 7, थोरेसिक में T1 से T12 12, लंबर में 5 जो बोन्स की बात करेंगे। तो बाकी ये सब फ्यूज हो जाती हैं। तो ये यही बोन है 7 12 19
और 5 और सेक्रल और कोसिक्स एक एक। तो ये 26 बोन यहाँ पे काउंट होंगे वर्टिब्रल कॉलम में। कितना? 26। तो और जो ये C1 होता है ये एटलस कहा जाता है, C1 को एटलस फर्स्ट वाले को कहा जाता है C1 बोन। तो यहाँ पे जो बोन, हम लोग इसको ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस हम लोग नंबर बोन की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो एडल्ट है उसमें पूरा वो होके ये नंबर ऑफ बोन्स वर्टिब्रल कॉलम में ये 26 हो जाते हैं। कितना आएंगे? 26। सर्वाइकल, 7 थोरेसिक, लंबर, सेक्रल, 1 फ्यूजर, कोसिक्स, ये है। तो जो एक्सियल में 26 बोन होते हैं ये वर्टिब्रल कॉलम में होते हैं। बाकी चेस्ट की बात करेंगे तो रिब होगी, 12 पेयर रिब होगी। 12 पेयर रिब होती है जिसमें जो 10 पेयर है वो आगे जो बोन होती है सेंटर में स्टर्नम उससे जुड़ी होती है, और जो 11 और 12 पेयर है ये फ्लोटिंग है, जुड़ी नहीं रहती है। तो रिब में कितना पेयर हो गया? 24 और एक स्टर्नम। आप देखेंगे इस पिक्चर को तो यहां देखिए ये रिब है, दोनों ओर मिला के 24 है, 12 पेयर है, और बीच की सामने की तरफ ये जो हड्डी होती है स्टर्नम बोलती है, ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम से और सामने स्टर्नम से जुड़ी होती है। और ये नीचे वाली जो दो रिब होती है 11 और 12 जो पेयर होती है ये जुड़ी हुई नहीं होती, इसलिए इसको फ्लोटिंग रिब बोलते हैं। तो ये यहां पर कितना हो गई? 25, 26 प्लस 25, 26 वर्टिब्रल कॉलम में, 25 रिब केज में, और हेड। अगर आप गर्दन से ऊपर हम लोग देखते हैं, गर्दन के ऊपर, माने हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे, मीन्स की सर्वाइकल की बात नहीं कर रहे, सर्वाइकल के ऊपर की बात कर रहे हैं। तो अगर ऊपर बात कर रहे हैं जिसको हम लोग हेड बोलेंगे, एबव सर्वाइकल, तो उसमें टोटल 29 होती है। कितनी होती है? 29। वो कैसे? जो स्कल होता है जिसको हम लोग खोपड़ी बोलते हैं, इसमें 22 बोन होती है, प्लस ईयर, जो दोनों पेयर ईयर हैं उनमें 3 पेयर होगी, एक तरफ 3 एक तरफ 3, MIS बोलते हैं, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। तो 3 बोन ये होती है ईयर में, तो 3 × 3 6 हो जाती है। और ठीक गर्दन के नीचे एक हेड बोन होती है ये। तो हेड में कितनी बोन हुई? स्कल में 22, ईयर में 6 और हेड बोन 1, तो ये 29 हो गई। तो आप टोटल देखेंगे तो ये जो नंबर बोन है इनको ऐड करेंगे, 126 प्लस 80 206 होगी। और ये जो 80 है उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो वर्टिब्रल कॉलम में 26, चेस्ट जो रिब केज के साथ चेस्ट में 25 और हेड में 29 होगी। स्कल में जो 22 होगी ये फेस को छोड़ के होगी, फेस में 14 होगी, और जो ऊपर क्रेनियम होगी उसमें 18 बोन होगी। सामने जो फेस है इसमें 14 बोन्स होती है, और क्रेनियम जो ऊपर वाला पोर्शन है, कपाल जिसको बोलते हैं, उसमें 8 बोन्स होंगी। आप ये देखेंगे तो ये फेस में जो है क्रेनियम जो ऊपर की तरफ है इसमें 8 बोन्स है, और जो सामने फेस है यहाँ पे 14 बोन्स है। तो ये जो ऊपर बोन है हेड के ऊपर वाले पोर्शन में, इसमें 22 बोन्स है। और हम लोग बोले थे जो ये एक रेड बोन दिख रही है ठीक नेक में सबसे ऊपर, जो मैंडिबल के नीचे रेड बोन, ये इसका नाम है हार्ड बोन। तो ये हार्ड बोन है, और अगर किसी को फांसी दी जाती है तो यहाँ रस्सी चिपकती है और ये हार्ड बोन ही टूट जाती है जिससे डेथ हो जाती है। तो ये जो रेड बोन है ये हार्ड बोन है। तो ये हम लोग एक्सियल में पढ़े थे, बैकबोन 26, रिब्स 24, स्टर्नम 1, हेड में 29 जो डिफाइन है हार्ड बोन, ईयर 6 और स्कल में 22, उसमें 14 और 8 ये होती है। और MIS जो हम लोग बोल रहे थे, मेलियस, इनकस और स्टेप्स, वो यहाँ पे ये बोन है, यहाँ पे जो दिखाई दे रही है ये देखिए मेलियस है, ये इनकस है और ये इधर स्टेप्स है। ये तीनों बोन यहाँ पे, सबसे छोटी बोन बॉडी में यही स्टेप्स होती है। तो ये टोटल बोन 206 हो गई। यहाँ से नेक के ऊपर 29 होती है, और नेक में सर्वाइकल अगर लेंगे तो इधर अलग है। तो टोटल 80 बोन्स है जिनको हम लोग
डिफाइन कर रहे हैं। ये जो एक पोर्शन दिख रहा है फोरामन मैग्नम, जितनी भी स्पाइनल कार्ड हैं जो क्रेनियम में जाती हैं, यहाँ पर ये जो हेड है ना, आप देखेंगे यहाँ भी, ये यहाँ से, तो ये यहीं से सारी स्पाइनल कार्ड नीचे की तरफ आती है स्पाइन में, इसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, तो इसी में आती है। तो यही वो इलाका है फोरामन मैग्नम, जहां से स्पाइनल कार्ड, मेरु रज्जु, कॉलम को मेरुदंड बोलते हैं और इसको मेरु रज्जु बोलते हैं, कार्ड, तो वो इसी होल के थ्रू नीचे आती है और बाकी जगह जाती है। तो ये है अप्रॉक्स कि जो शरीर में 206 बोन है जो बॉडी को स्ट्रक्चर बनाती है, एक निश्चित शेप देती है, मूवमेंट कराती है और सेफ्टी कराती है, जो ह्यूमन स्केलेटन को हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये हो गया अप्रॉक्स बोन के बारे में कि ये 206 बोन होती है और ऐसे इनके फंक्शन। अब हम लोग बोल रहे थे कि बोन, हम लोगों ने ये देखा कि बोन ऐसे है, यहाँ यहाँ ये इतनी बोन्स है। इनमें ये बात कि हम लोग बोले बोन कैसे दिखती है, तो हम लोग देखिए गुलाबी और सफेद दिखती है बाहर से, और अंदर से जब टूटती है तो रेड दिखाई देती है। ये हार्ड तो है लेकिन इसमें थोड़ी इलास्टिसिटी भी है। वयस्कों की अपेक्षा बच्चों की अस्थियां लचीली होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बोन्स में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, इसीलिए वो जल्दी वो हो जाती है, रिपेयर हो जाती है। और इनमें एक चीज हम लोग बोले थे, जो रीमॉडलिंग है, ये 21 से जो जन्म से 21 से 21 वर्ष तक रीमॉडलिंग होती रहती है। माने बोन में जो चेंजेस है, माने परिपक्व अवस्था जो बोल रहे हैं हम लोग, रीमॉडलिंग ये होती रहती है 21 साल। 21 साल के बाद हम लोग अगर क्वेश्चन आता है कि रीमॉडलिंग किस एज तक होती है, तो दैट इज 21 ईयर। इस कार्य में क्या क्या हेल्प करते हैं, ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन, थायरोकैल्सिटोनिन, पैराथ हार्मोन, से ये हार्मोन मुख्य रूप से ग्रोथ में डेवलप करते हैं बोन की। अब हम लोग एक चीज ये जान लें कि ये क्या है, हार सहने की जो चरम सीमा है, माने एंड है, जहां पे वो टूट जाएगी, उसका ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं। जहां पर वो टूट जाएगी उसके पहले जो लिमिट होगी वो ब्रेकिंग पॉइंट है। जैसे कोई बोन 192 केजी रखने पे टूट जाएगी, मीन्स की 192 से कम रखेंगे, यही उसकी बियरिंग कैपेसिटी है। तो जो क्लेविकल बोन है जो हम लोगों ने देखा था ऊपर नेक में कॉलर पे, तो ये क्लेविकल बोन की कितनी होती है ब्रेकिंग पॉइंट 192 केजी। इतना वजन रखने के बाद ये डैमेज हो सकती है। ह्यूमरस हाथ में और फीमर पैर में, तो पैर वाली जो फीमर है ये पैर की फीमर, माने पैर फीमर नहीं, फीमर जो पैर में होती है, वो 756 किलोग्राम वजन पे टूट जाएगी, और जो ह्यूमरस है हाथ में 600 किलोग्राम। तो ये तीन मुख्य रूप से यहाँ डिफाइन किए हुए हैं कि इन बोन्स की ब्रेकिंग पॉइंट क्या है। मतलब अगर इतना केजी हो सके, कोई कमजोर हो तो वो जल्दी टूट जाए, लेकिन एवरेज ऐसा ये माना गया कि ये जो वर्टिकल लोड अगर रखी जाएगी, ये वर्टिकल बोल रहा है, इन्हें कि किसी एंगल पे दे दे तो नहीं, अगर ये वर्टिकल लोड आएगी तो ये लोड वो बोन बियर करेगी। नॉर्मल एवरेज कमजोर आदमी का और कमजोर होगा, हो सके थोड़ा हैवी आदमी हो तो उसका थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन ये एवरेज ये बात की जा रही है कि लॉन्गिट्यूडिनल कंप्रेशन अगर पड़ेगा इस पे तो ये इतना वजन सह सकती है। क्लेविकल 192, ह्यूमरस 600 एंड फीमर 756 किलोग्राम। ये क्या कह रहा है कि अगर किसी कारण से हम ये कह रहे हैं कि बोन्स में जो अगर कोई कंडीशन आती है तो अपने आप में वो चेंज ले आती है। ये बॉडी में गुण है कि अगर बोन्स में कोई कारण रीजन होता है तो उसमें वो एक चेंज ले आती है। जैसे क्या बोल रहा है कि अगर पांव से टिबिया को निकाल दिया जाए तो जो फिबुला है उसकी मोटाई अपने आप बढ़ जाएगी और वो लोड बियर करने लगेगा। और इसी प्रकार पैरालिसिस हो गया तो अस्थियां पतली हो जाएंगी। जैसे पैरालिसिस हो गया तो जो बोन्स है वो कमजोर हो जाएंगी। लेकिन अगर ये भी कंडीशंस है एक कि अगर टिबिया निकाल दिया जाए तो फिबुला मोटी हो जाएगी, लोड बियरिंग। तो ये हमारे बॉडी की एक नेचुरल क्वालिटी है कि अगर कोई एक बोन निकालते हैं तो दूसरी बोन उसकी प्लेस ले सकती है। ये एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है। हम लोग बोले थे कि बोन एक सेंट्रल एक्सिस प्रोवाइड करता है, संरचना को सेफ्टी देता है। ऊपर वाला जो है वो मस्तिष्क को, और जो नीचे सेंटर में जो है वो
और बाकी ये रिब के जो है फेफड़े को, हार्ट को ये सेप्टिक रहता है। अस्थियां मांसपेशियों को लगने के हेतु स्थान उपलब्ध कराती है, माने जो एक टेंडम के थ्रू जुड़ती हैं मसल्स, स्केलेटन मसल्स जुड़ती हैं, तो जुड़ने के लिए भी ये बोन अवेलेबल कराता है कि वहां जुड़ जाए, और दो अस्थियों के बीच में मूवमेंट भी उपलब्ध, जैसे हम लोग कहते हैं एक सॉफ्ट बोन जिसके हम लोग बात कर रहे थे, आर्टिकुलर कार्टिलेज, तो वो जैसे सॉफ्ट है तो वहां पर वो मूवमेंट कराने के लिए ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ये बोन्स। तो ये है बोन्स, बोन्स की ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रोवाइड कराते हैं। अगर हम लोग देखेंगे कि आगे चलें सर, तिवारी जी जैसा आपका मन हो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा अगर ना करने का हो तो आपका रह जाएगा स्केलेटल मसल। नहीं तो स्केलेटल मसल कहिए तो आगे कुछ कर लेते हैं। चलिए जो भी करना चाहे कर लीजिए। यस सर, थोड़ा सा फास्ट हो गया तो हमने कहा कि बाकी लोग कुछ है। नहीं ठीक 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 है, इसमें किसी को कोई क्वेरी हो तो हम लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं, पीछे जो हम लोग चर्चा की है। कोई क्वेरी बोलिए, गरिमा मैडम, आभाजान मैडम। नहीं सर, क्लियर है, अच्छे से क्लियर। नहीं सर, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया ढंग से समझाया आपने। ठीक है, तो शॉर्ट नोट बना लीजिएगा तो आप बहुत अच्छा लगेगा। जी सर। गरिमा मैडम। जी सर, अच्छा था, बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझाया। ठीक है, देखिए स्केलेटन मसल्स को थोड़ा सा हम लोग एक बार देख लेते हैं, फिर कल अपॉर्चुनिटी होगी तो इसको देखेंगे। ये जो स्केलेटन मसल है ना, ये वो मसल्स तो बहुत है। ये मसल्स क्या करती है कि बोन से जुड़ती है। हम लोगों ने देखा था ना कि वो ब्लड सेल्स बाहर पेरियास्टियम पे बोन के रहती है, तो बोन्स पर ये स्केलेटन मसल्स जुड़ती हैं। तो जुड़ती है ना, तो मसल्स जो स्केलेटन मसल्स है इसका एक हिस्सा जो टेंडन के फॉर्म में सब एक साथ जुड़ जाती है, और टेंडन एक पार्ट का नेम होगा जो मसल्स का है, ये जाके बोन पे जुड़ता है। तो स्केलेटन मसल्स क्या है, इनकी स्वभाव क्या है, ये वॉलंटरी ऐच्छिक है। मूवमेंट आप जब चाहे थोड़े अपने हिसाब से दे सकते हैं। और क्या है, इसमें एक्साइटेबिलिटी है और एक अतिरिक्त गुण कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है। जो इसका एक स्पेशल गुण है वो कॉन्ट्रैक्ट होने का, एक्साइट होने का गुण तो है, वॉलंटरी भी है। जो कॉन्ट्रैक्ट होने का गुण है इस मसल्स में, स्केलेटन मसल्स में, यही रीजन है कि ये मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट भी होती है और एक्सपेंड भी होती है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड न हो तो हमारी बॉडी का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो बॉडी के मूवमेंट के लिए स्केलेटन मसल का कॉन्ट्रैक्ट होना या एक्सपेंड होना आवश्यक है। जब तक कोई भी चीज एक्सपेंड नहीं होगी या कोलैप्स, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, तो उसमें मूवमेंट ही नहीं आएगा, फिर वो एकदम स्टडी हो जाएगा। जैसे आप एक बोन को लेंगे तो उसमें मूवमेंट नहीं होता, लेकिन बोन के एक बोन दूसरे बोन के रिस्पेक्ट में मूव करती है, तो किसी ज्वाइंट के। इसी तरह एक ये जो बोन मूव करेगी तो जो मसल्स हैं, ये स्केलेटल मसल वो मसल है जो बोन से जुड़ी होती है स्पेशली, इसीलिए इनका नाम स्केलेटन मसल। स्केलेटन मतलब कि जो स्केलेटन है, ढांचा है बोन का, वो है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होने के एक विशेष गुण के कारण ये गति प्रदान कर पाती है। बॉडी में जो मूवमेंट होता है ये कॉन्ट्रैक्ट होने के गुण के कारण, बाकी जो एक्साइटेबिलिटी है, करंट मूव करता है, बाकी चीजें हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होने के गुण के कारण। अब ये कैसे होती है, देखिए प्रत्येक बोन पेशी माने स्केलेटन मसल्स जो है पेशी मंडलों से बनती है जो पारदर्शी झिल्लियों से आपस में बंधी रहती है। इस झिल्ली को इपीमाइसियम कहते हैं। प्रत्येक पेशी मंडल के कई पेशी फाइबर्स होते हैं। प्रत्येक पारदर्शी झिल्ली आपस में, इस झिल्ली को इंडोमाइसियम बोलते हैं। प्रत्येक पेशी फाइबर बेलनाकार 1 to 40 माइक्रोमीटर लंबाई, 50 से 100 डायमीटर का होता है, और इसके सबसे बाहरी और पतली महीन पारदर्शी झिल्ली मणि होती है। ये शायद अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। इसे सार्कोलीमा, हम लोग सार्कोलीमा पढ़ेंगे और सार्कोमियर पढ़ेंगे। क्या होता है इसको देखते हैं।
ये देखिए ये मसल्स का क्रॉस सेक्शन है। क्या है? जो स्केलेटल मसल है उसका ये क्रॉस सेक्शन है। आप ध्यान से देखिए पिक्चर में, ये देखिए ये मसल्स है और मसल्स के आगे वाले हिस्से को जो जुड़ के बनाती है इसको टेंडन कहते हैं, और ये बोन से जुड़ती है। यही हिस्सा बोन से जुड़ती है, टेंडन। मतलब ये टेंडन सबसे इंपॉर्टेंट है मसल्स और बोन के कम्युनिकेशन के लिए। कभी कभी जब डैमेज हो जाती है बॉडी गिरने से, खिलाड़ी और तामझाम, तो बोलते हैं टेंडेनाइटिस हो गया है। टेंडेनाइटिस होने का मतलब ये कि ये जो टेंडन और बोन है इनके बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। इट इज इन्फ्लेमेशन हो गया, डैमेज हो गया, टूट फूट हो गया है। ये बात समझ में आ रही है? जो ये मसल्स है इसके एंड में ये टेंडन होता है, टेंडम। ये सारी मसल्स मिलकर टेंडम बनाती है। तो ये जो टेंडम होता है ये बोन से जुड़ता है, और कहीं गिरने, टूटने, डैमेज होने पर ये टेंडन जो है बोन से दूर हो जाती है, डैमेज हो जाती है, फट जाती है, कट जाती है। इसी को जैसे किसी का हाथ नहीं उठेगा, बहुत पेन होगा, कुछ भी होगा, तो डॉक्टर एक लैंग्वेज बोल सकता है टेंडेनाइटिस हो गया है आपको। तब क्या करना है? तो बोलेगा टेंडन को रिपेयर करेंगे। दैट इज डिफिकल्ट टास्क। अगर तो जैसे शोल्डर पे बोल देगा तो बहुत क्रिटिकल है। तो ये वो होती है। तो इसके लिए अब ये क्या, ये मसल्स है, इनको मसल्स फाइबर बोलते हैं। फाइबर बोलने का मतलब क्या है? हम लोग फाइबर वो बोलते हैं जो पतली पतली रस्सी के काम में आती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ एक शब्द मसल फाइबर। ये मसल्स फाइबर, जैसे ये जो मसल सेल्स है ये पतली पतली फाइबर के फॉर्म में लंबी लंबी होती है। तो ये लंबी होने के कारण इस सेल को हम लोग मसल सेल को मसल फाइबर भी बोलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये पूरा मसल्स है, ये पूरा क्या है? एक मसल्स है। इसकी जो बाहरी सतह है ये कनेक्टिंग टिश्यू से बनी होती है। ये क्या होती है? मसल्स एक कनेक्टिंग टिश्यू से बंधी होती है, और इस कनेक्टिंग टिश्यू का नाम है इपीमाइसियम। ये पूरा मसल्स का, मसल सेल्स की बात नहीं हो रही है, पार्टिकुलर एक मसल का ये क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, मसल्स फाइबर को हम लोग मसल सेल्स बोलते हैं। देखिए वो नीचे है। तो ये क्या होते हैं ना, ये एक बंडल के फॉर्म में होते हैं। जब ये बंडल के फॉर्म में होते हैं मसल्स, तो ये बाहर एक कनेक्टिंग टिश्यू से बने हुए एक आइटम में रहेंगे जिसको बोलेंगे इपीमाइसियम। तो मसल्स जो होंगे इसके जो बाहरी लेयर है उसका नाम है इपीमाइसियम। आप पिक्चर में देखिए। इसके बाद ये अंदर ये छोटे 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 ये सर्कुलर, ये भी ये बंडल में रहते हैं। इन जो बंडल है, इन बंडल को, बाहरी लेयर को क्या बोला जाता है? ध्यान से देखिएगा, ये पूरे को फेसिकल बोलते हैं। क्या है ये? फेसिकल। इपीमाइसियम के अंदर ये फेसिकल है, और जो फेसिकल का एक्सटर्नल सरफेस है ये वाला, जो ये घूम, मेरा हाथ जहां घूम रहा है कर्सर, ये पेरीमाइसियम है। पूरे को फेसिकल, और इसको बोलेंगे पेरीमाइसियम। ये जो एक बंडल है, बड़े बंडल के अंदर ढेर सारे बंडल होंगे, उस एक जो अंदर वाला एक बंडल होगा इसको बोला जाएगा पेरीमाइसियम। सराउंडिंग ए बंडल ऑफ मसल्स फाइबर, फेसिकल। तो ये फेसिकल है, और मसल्स जो फाइबर ये अंदर जो छोटा छोटा है इसको मसल फाइबर बोलेंगे। जो एकदम छोटा जहां पर रखा है ये, इसके छोटे वाले के जो मसल फाइबर है ये भी एक बंडल में बंधे होते हैं। ये भी क्या होते हैं? एक बंडल में। ये जो पूरा है ये मसल्स है, उसके अंदर जो ये बंडल बने होंगे, इस बंडल को बोलेंगे फेसिकल, जिसकी आउटर लेयर होगी पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम के अंदर भी बंडल में होते हैं। क्या होते हैं? उसके अंदर भी बंडल में होते हैं। और ये जो बंडल होता है ये इंडोमाइसियम है। सबसे अंदर वाला बंडल की जो कनेक्टिंग टिश्यू है इंडोमाइसियम, उसके बाद फेसिकल, उसको बोलते हैं पेरीमाइसियम, उसकी कनेक्टिंग टिश्यू को, और पूरे मसल्स की जो कनेक्टिंग टिश्यू है उसको इपीमाइसियम बोलते हैं। तो यहां पर देखिए 3 लेयर में, इपीमाइसियम आउटर, फेसिकल का आउटर लेयर पेरीमाइसियम, और जो मसल्स फाइबर की आउटर लेयर है, मसल फाइबर की आउटर लेयर, ये इंडोमाइसियम है। इपीमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड इंडोमाइसियम। और इंडोमाइसियम के अंदर मसल फाइबर होता है, मसल फाइबर इसके अंदर होते हैं। ये बहुत पतले पतले धागे की तरह होते हैं मसल फाइबर। ये मसल सेल्स हैं। मसल्स फाइबर मीन्स मसल सेल्स।
फाइबर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लंबे लंबे धागे की तरह होते हैं और बीच बीच में मसल्स में ये ब्लड सेल है, ये जो ब्लड का सर्कुलेशन कराते हैं, क्योंकि उसके बिना तो कुछ होना नहीं है। और यही वाला जब ये अंड में जाके मिलेगा ये मसल्स, तो यहाँ टेंडन बनाते हैं, तो ये डैमेज होते हैं गिरने तक। तो ये स्ट्रक्चर समझ में अगर आ रहा हो थोड़ा, देखिए इस तरह अगर स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो देखिए ये टेंडन है, एक दूसरी पिक्चर, ये टेंडन है जो बोन से जुड़ती है। इसके जो बाहरी लेयर है ये इपीमाइसियम है, इसके अंदर वाली लेयर ये पेरीमाइसियम है, और मसल्स, ये जो मसल फाइबर ये एक निकला हुआ है, इस ये भी एक बंडल में होगा, इसके लेयर बाहरी लेयर को इंडोमाइसियम बोलते हैं। तो मसल फाइबर जिस बंडल में रहता है वो इंडोमाइसियम, मसल जिसमें रहता है, और ये जिस बंडल में रहता है वो फेसिकल वाले में पेरीमाइसियम, और सबसे बाहर जो होता है वो इपीमाइसियम। और इपीमाइसियम एक साथ मिलकर टेंडन बनाता है और ये बोन से जुड़ता है, और तभी ये ब्लड सेल्स जो है ये टेंडन के थ्रू ब्लड से बोन मैरो से बोन से कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल बोन में होगा, तभी ये बाहर की तरफ जाएंगे। इसमें क्लियर हुआ कि नहीं? सर ये जो मसल हैं ये बोन के ऊपर होते हैं या बोन के अंदर होते हैं? बोन के ऊपर होंगे तभी तो कहूंगा, अंदर कैसे होंगे? अभी तो हमने बोन का स्ट्रक्चर पढ़ा। हाँ, बोन के ऊपर कवरिंग का काम करते अलग हैं। अलग चीज बोला है, ये बोन के बाहरी लेयर से जुड़ा रहेगा, क्योंकि देखिए आपको मैंने एक पिक्चर दिखाई थी, ये देखिए ये जो ब्लड सेल्स है यहाँ अंदर तो मेडुलरी कैविटी होगा, येलो बोन मैरो होगा, पेरियास्टियम होगा, इस लेयर पे वो जुड़ेगा जहाँ ये ब्लड अच्छा। सेल्स आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ हाँ पर जी। टेंडम आके जुड़ेगा। अच्छा, अंदर बढ़िया जो होगा सर। ये मैंने पहले ही इसीलिए एक्सप्लेन किया था कि यहाँ हम्म, इंडोस्टियम है, ये मेडुलरी कैविटी है जहाँ पे येलो बोन मैरो है, ये रेड बोन मैरो, और यही ब्लड सेल का निर्माण करता है। जो ये रेड ब्लड जी। सेल है यहाँ पर, जो रेड जी, बोन मैरो है यही ब्लड सेल का निर्माण करता है। और ये जब जाके ये एक्सटर्नल लेयर पे जुड़ेगी, ये देखिए दिखाया भी है ना, आप तो देखेंगे ध्यान से, तो ये बोन के बाहरी लेयर पे, ये देखिए जो बोन है ना ये बोन, इसके बाहरी लेयर पे टेंडन जुड़ा हुआ है, तभी ये टेंडन टूटेगा तो टेंडनाइटिस है। जैसे कोई खिलाड़ी गिर जाता है, चोट लग जाती है, तो ये बोन से टेंडन डैमेज हो जाता है, तो ये मसल्स और इसके बीच में कम्युनिकेशन में डिस्टरबेंस आएगा। सर मसल्स फट जाती हैं कितने बार जो लोग जंप वगैरह करते हैं हाई मसल फटेंगे, कुछ भी होगा, तो एंड में क्या होगा, क्योंकि जो ब्लड, जो बोन से ब्लड आएगा यहाँ कम हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लड ऐसे मूव करेगा ना यहाँ से बोन मैरो से, ब्लड सेल्स में ही मूव करते हैं, बॉडी के अलग अलग सेल्स में अलग अलग जगह जाते हैं, तो ये गिरने टूटने से ये टेंडन मसल्स भी डैमेज होगी, टेंडन भी रैप्चर होगा। टेंडन का रैप्चर होना थोड़ा खतरनाक है, कुछ जब आप गिरेंगे लंबी दूर तक स्लिप करेंगे तो टेंडन और टेंडनाइटिस गड़बड़ है, मसल्स तो रिपेयर हो जाएंगे, टेंडनाइटिस में थोड़ी दिक्कत आती है, वो मेडिकल टर्म्स है, जैसा वो करें डॉक्टर्स लोग। ये आपको समझ में इसलिए दिखाने की कोशिश किया कि ये तीनों लेयरों को क्यों ऐसे बोलते हैं, देख रहे ना, ये मसल सेल्स को ही मायोफाइब्रिल बोलते हैं, मायोफाइब्रिल है ना, ये 3 लेयर में होगी, बाहर वाले को एपीमाइसियम, ये फेसिकल है इसका पेरीमाइसियम है, ये फेसिकल है, बाहर वाले को पेरीमाइसियम बोलते हैं, सबसे बाहर पेरीमाइसियम, फेसिकल को पेरीमाइसियम, इसके पूरे को फेसिकल, ऊपर को पेरीमाइसियम, और ये जो मसल सेल्स है इसको इंडोमाइसियम, और इसमें से एक निकलेगा मसल सेल्स जिसको मायोफाइबर या मसल फाइबर बोलेंगे या मसल सेल बोलेंगे, बराबर है, मसल फाइबर में मसल सेल्स, उसको मायोफाइबर, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है तो इनको ये हम लोग बोलते हैं। ठीक ठीक सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा। एक्चुअल क्या है, मैं साइंस वाली नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा, कोई बात नहीं मैम, धीरे धीरे हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे। हाँ सर, नहीं लेकिन सर आप बहुत ही अच्छे ढंग से बता रहे हैं। ये बायो का पोर्शन है साइंस के। हाँ जी। अच्छा, अब एक चीज ये बोलते हैं, देखिए इंडोमाइसियम, ये सारी कनेक्टिंग टिश्यू जो बाहर वाली लेयर होती है ना, सब कनेक्टिंग टिश्यू से बनी होती है, क्योंकि एक दूसरे को जोड़ती है। अब हम देखिए सार्कोलीमा
सेल मेम्ब्रेन और स्ट्रक्चरल हम लोग इसकी बात करेंगे। और सार्कोप्लाज्म, जैसे सेल में देखेंगे तो हम लोग को क्या होता है, वो लिक्विड भरा होता है ना। नॉर्मल सेल की जब भी हम लोग पढ़ाई करते हैं तो लिक्विड भरा होता है, उसका भी एक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है, तो ये भी एक सेल है। तो इसके जो साइटोप्लाज्म है ना, उसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। इस मसल सेल्स में वो सारे फंक्शन होते हैं जो नॉर्मल सेल में होते हैं, करेक्ट। इसमें जो साइटोप्लाज्म है उसका नाम है सार्कोप्लाज्म। इस मसल सेल्स में सार्कोप्लाज्म भरा होता है, जो वहां साइटोप्लाज्म जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, तो यहां पर क्या होता है, इसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ, उसको सार्कोलीमा बोलते हैं। और ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश है। जो सेल की मेम्ब्रेन है बाहर बनी हुई, उसको सार्कोलीमा बोलते हैं, और ये स्ट्रक्चरल यूनिट है। इसको थोड़ा डिफरेंशिएट समझ लीजिए, कोशिश करिए। जो ये सेल है ना, इसके अंदर जो जैसे वहां साइटोप्लाज्म रहता है नॉर्मल सेल की जब बात करते हैं, उसी तरह इसके अंदर भी जो लिक्विड भरा होता है उसका नाम है सार्कोप्लाज्म। वहां भी सेल का मेम्ब्रेन होता है, यहां भी सेल का मेम्ब्रेन है, तो इस सेल मेम्ब्रेन का नाम है सार्कोलीमा। और चूंकि ये बनाता है इसलिए यह स्ट्रक्चरल यूनिट, एक फंक्शनल यूनिट है और एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो ये देखेंगे ना कि यहाँ देखिए बैंड टाइप का दिख रहा है, सफेद लाल सफेद लाल सफेद लाल, ये बैंड बना हुआ दिख रहा है, उसकी भी अभी चर्चा करेंगे। तो हम लोग अभी ये जानने की कोशिश करें कि मसल सेल्स को मसल फाइबर बोलते हैं, और जो कनेक्टिंग टिश्यू जोड़ती है वो एंडो, पेरी और इपीमाइसियम है, जो बाहर की एक लेयर बनाती है। और जो साइटोप्लाज्म है इसमें क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म। मसल सेल्स को सार्कोलीमा उसका सेल मेम्ब्रेन है, और सार्कोप्लाज्म इसके अंदर भरा हुआ लिक्विड है, जिसको हम लोग नॉर्मल सेल में साइटोप्लाज्म, वो लिक्विड होता है इनसाइड और आउटसाइड जो सेल मेम्ब्रेन के करता है। अब क्या होता है, सार्कोमियर एक फंक्शनल यूनिट है। सार्कोमियर इस मसल सेल्स की फंक्शनल यूनिट है। ये जो मसल सेल्स हैं इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसका नाम सार्कोप्लाज्म है, और जो ये बाहर सेल मेम्ब्रेन है, जो इसके बाहर ये मेम्ब्रेन बन, जैसे यहाँ मेम्ब्रेन दिख रही है, वैसे जो बाहर मेम्ब्रेन है सेल की, उसका नाम है सार्कोलीमा। सार्कोलीमा इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो मसल सेल्स का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है सार्कोलीमा, और जो इसका फंक्शनल यूनिट है उसका नाम है सार्कोमियर। कुछ है बना हुआ, ये देखिए उसकी ड्राइंग यहाँ है नहीं, हम लोग ये बोले थे कि इसके बाहरी ओर एक झिल्ली होती है जिसको सार्कोलीमा बोलते हैं, सेल जो मेम्ब्रेन होती है उसको सार्कोलीमा बोलते हैं, और इसके अंदर जो मसल्स फाइबर में कि ये संरचना स्ट्रक्चरल यूनिट है, जिस चीज से स्ट्रक्चर इसका बनता है वो है सार्कोलीमा, और ये स्ट्रक्चरल यूनिट है। इसके जो कोश में साइटोप्लाज्म में द्रव्य भरा होता है उसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, और एक से अधिक केंद्रक होते हैं। इस सार्कोप्लाज्म में क्या होता है, मायोफाइब्रिल, जिसको हम लोग मसल सेल्स बोलते हैं, मायोफाइब्रिल पैरेलल में बिछे होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, दो प्रोटीन होते हैं, एक एक्टिन और एक मायोसिन। यही दो लाइन के बीच में रहते हैं, उस दो लाइन को जेड लाइन बोलते हैं, और ये जेड लाइन के बीच में एक्टिन और मायोसिन होते हैं। यही एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो होते हैं इसको कंट्रैक्ट या एक्सपेंड करने के लिए जिम्मेदार है। ये कंट्रैक्ट और एक्सपेंड हो जाते हैं एक्टिन और मायोसिन, जिससे कि ये मसल्स फाइबर कंट्रैक्ट होती है या एक्सपेंड होती है। तो ये जो मायोफाइब्रिल पैरेलल में बिछे हुए हैं, जो यहाँ आपने पिक्चर देखी,
ये देखिए पैरेलल में बने हुए, जैसे एक बाहर निकला ऐसे ही पैरेलल में सारे निकले हुए हैं। तो इनके अंदर 2 प्रोटीन होंगे जिनको समानांतर इसमें होंगे, क्या होंगे, मायोफाइब्रिल में एक्टिन और मायोसिन। ये एक इक्वल डिस्टेंस पे बने रहते हैं और 2 लाइन जिसको जेड बोलते हैं दूरी, उसके बीच में रहते हैं। और इन 2 जेड लाइन के बीच की जो संरचना है उसको बोलते हैं सार्कोमियर, और ये इसके फंक्शनल यूनिट है। ये देखिए यहाँ उतना एक्सप्लेन नहीं हो रहा, लेकिन देखेंगे कि इनके बीच के डिस्टेंस फिक्स है। ये डिस्टेंस थोड़ा पिक्चर अलग है, तो ये जो है ना ये डिस्टेंस फिक्स है, ये जेड लाइन के बीच में। थोड़ा स्ट्रक्चर उतना बढ़िया नहीं है ये, यहाँ से एक्सप्लेन नहीं हो रहा है अब उतना, चूंकि अब उसको बहुत लंबा हम लोग नहीं ले जाना चाह रहे थे। तो इनमें जेड लाइन में एक्टिन और मायोसिन 2 प्रोटीन होते हैं, यही जिम्मेदार होते हैं कंट्रैक्ट और एक्सपेंड होने के लिए। इसके अंदर कैल्शियम भरा होता है, वो कैल्शियम को जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है तो वो एक्सपेंड करता है। तो वो अभी उधर हम लोग नहीं जा रहे। तो ये जो सार्कोमियर है जो इनके बीच, यही जो बेसिक कंट्रैक्टाइल यूनिट है, यही सार्कोमियर इसका एक फंक्शनल यूनिट है। तो आप इतना याद रख सकते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा में हो जाएगा। सार्कोलिमा इज द स्ट्रक्चरल, दिस इज द सेम मेम्ब्रेन, और सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल सेल्स, एंड सार्कोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल। तो ये डिफरेंशिएट रखना है। और 2 प्रोटीन होते हैं एक्टिन और मायोसिन, जो हम लोगों ने यहाँ देखा। इसमें 2 प्रोटीन होंगे, तो 2 का नाम याद रखिए, एक्टिन और मायोसिन, और यही दोनों जिम्मेदार होते हैं इसके लिए। अब ये 1-2 चीज और देख लेते हैं हम लोग। जो कॉन्ट्रैक्ट होने के गुण है ना, इसके आधार पर ये 2 तरीके के हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 को रेड मसल्स कहते हैं। इनमें क्या, इनका डायमीटर कम होता है और इनके कॉन्ट्रैक्ट होने की क्षमता कम होती है। जैसे पीठ की पेशियां, पीठ में जो मसल्स है वो कम कॉन्ट्रैक्ट होती है। लेकिन दूसरा एक व्हाइट मसल सेल्स है, इनमें फाइबर का डायमीटर ज्यादा होता है और इनका कॉन्ट्रैक्ट होने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो टाइप 1 जिसमें कॉन्ट्रैक्ट होने की कैपेसिटी कम है और डायमीटर भी कम है, इनको रेड मसल्स भी बोलेंगे। और जिनकी कॉन्ट्रैक्ट होने की कैपेसिटी ज्यादा है और डायमीटर भी ज्यादा है, उनको टाइप 2 व्हाइट मसल्स बोलेंगे। तो ये 1 और 2 हुआ। एग्जांपल के लिए जो आंख की पेशी है, आंख देखिए बहुत दूर तक घूम जाती है, वो संकुचित हो जाती है, बहुत दूर देखती है एक्सपेंड हो जाती है, नजदीक देखती है तो कोलैप्स हो जाती है। तो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ये करती है, तो ये टाइप 2 में है। और जैसे पीठ वाली हड्डी, उसमें मूवमेंट कम होता है, बाकी और में होता है। तो ये एक्सप्लेन करने का तरीका है कि कॉन्ट्रैक्ट के कंट्रैक्शन के जो प्रॉपर्टी इस आधार पे मसल्स को 2 हिस्सों में बांटा गया, एक रेड मसल्स, एक व्हाइट मसल्स, टाइप 2 बोला गया। तो ये है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। बोन्स के बारे में तो हमने पढ़ाई दिया था कि किसमें कितना रहता है ये। तो आगे और प्रॉपर्टी एक दिन और पढ़ लेंगे इसका, क्योंकि 8:30 बज रहा है। जैसा सर अलाउ करें। आप लोगों को कैसा लगा ये देखिए, समझ में आया? मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा सर, मुझे भी अच्छा ऐसा लगा, लग रहा है अच्छे से समझाया। इतना अच्छे से मानव शरीर विज्ञान तो कभी किसी ने नहीं पढ़ाया था, इतना बढ़िया लगा। नहीं, और लोग तो पढ़ाते हैं। नहीं, बहुत सही में सर, बहुत ही अच्छे से। मतलब अभी तक बुक पढ़ते थे ना तो उतना कुछ समझ में नहीं आता था। अब आज आपने पढ़ाया, बाद में हम इसको पढ़ेंगे तो हमको बात समझ में आएगी, क्योंकि आर्ट्स वाले हैं तो मुश्किल होती थी थोड़ी। मैं भी कभी बायो नहीं पढ़ा। यहाँ आने के बाद सर के उसमें आने के बाद हम लोगों ने बायो पढ़े हैं। सर तो बहुत ही परमार्थ का काम कर रहे हैं, सबको बताना, सबके लिए क्लासें करना बहुत बहुत अच्छी बात है सर। सर के साथ रहने का बड़ा फायदा है, हम लोग कुछ सीख गए हैं थोड़ा बहुत। सर आपके कितने सेमेस्टर हो गए हैं? 4 महीने किए थे, उसके बाद थोड़ा ब्लॉकेज रुक गया था। अच्छा। 4 सेमेस्टर के बाद थोड़ा सा कारणवश रुक गया था। अच्छा सर, फिर भी बहुत अच्छा नॉलेज है आपका। तो बहुत बढ़िया। हम लोग जो है अगले बार कल तिवारी जी का क्लास फिर है और पहला क्लास है, तो हम लोग फिर कल तिवारी जी से बात करेंगे। तब तक हम लोग खेमका सर को याद करते हैं
कि उन्हें उनकी एनर्जी ही हमको मिल रही है इस संस्थान के लिए। और हमारे इस एक्यूप्रेशर विधा में हम लोग ये सब जो पढ़े हुए एक्सर जो उसके विषय अलग अलग हम लोग पढ़ रहे हैं, BHP, चाइनीज और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, तो इनके माध्यम से हमारा मूल आधार क्या है, मूल आधार ये है या मूल उद्देश्य क्या है कि हम इसको अपनी थेरेपी को बढ़ाएं और जो हमको ज्ञान मिल रहा है वो हम दूसरे को ट्रांसफर करें। दूसरे को ट्रांसफर करेंगे तो फिर एक चेन बनेगी। उसी चेन को बनाने के लिए खेमका सर प्रयासशील थे और वही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनके इन सेंटेंस को हम याद करते हैं, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग तिवारी जी को धन्यवाद देते हुए आज करते हैं। कल तिवारी जी का फिर क्लास है, आप लोग फिर अटेंड करिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर।